भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी ने पोस्ट किया है। पोस्ट के जरिए भारतीय सेना के पाकिस्तान को चेतावनी, भारतीय सेना ने पाकिस्तान को इस पोस्ट के जरिए चेतावनी दी है। सदैव तैयार, सदैव सतर्क। इंडियन आर्मी ने कहा है, एकता में शक्ति, मकसद के साथ मौजूदगी। इंडियन नेवी का यह मकसद, इंडियन नेवी का ये पोस्ट, और इससे साफ तौर पर ये पाकिस्तान को बता दिया गया है कि हम तैयार हैं, हम सतर्क हैं, हमेशा तैयार, सदैव सतर्क। इंडियन आर्मी अपने इस थीम लाइन के साथ और साथ ही एकता में शक्ति, मकसद के साथ मौजूदगी, इंडियन नेवी का ये थीम लाइन और ये संदेश पाकिस्तान को दिया गया है भारतीय सेना की तरफ से, इंडियन नेवी की तरफ से। हम तैयार हैं और हमारी तैयारी पूरी है, हम छोड़ेंगे नहीं, बहुत हो चुका। और अब उस आतंक की धरती जहां से आतंक पनप रहा है उसे खत्म कर देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यह बात बिहार की अपनी पब्लिक मीटिंग में कही थी। और प्रधानमंत्री जब यह बात कहते हैं तो इसका कुछ मतलब भी होता है। देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा था उरी में जब घटना हुई थी और उसके बाद उन्होंने 18 सितंबर 2016 को उरी सेना कैंप पर हमला हुआ था, 18 जवान शहीद हुए थे। और 6 दिन बाद 24 सितंबर को केरल के कोझिकोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी और उसमें उन्होंने कहा था कि हमारे जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा, हिंदुस्तान न चूका है न चूकेगा। और 4 दिन बाद 28 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और फिर 14 फरवरी 2016 को जो पुलवामा में हमला हुआ था जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। और उसके अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली और झांसी में जो रैली की थी उसमें हुंकार भरा था और कहा था कि आतंकी संगठनों और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं जिसकी बहुत बड़ी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। यह नया भारत है। और 11 दिन बाद 26 फरवरी को बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुआ और 22 अप्रैल को 22 अप्रैल को जो पहलगाम में हुआ जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को बिहार की मधुबनी में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकियों को कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी। यह बात प्रधानमंत्री ने कही है और कहा है कि बची खुची जमीन जो है उसको मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। तो अब संधि जो थी, सिंधु जल संधि, उसे निरस्त कर दिया गया है और ये क्या वाटर स्ट्राइक है इस तौर पर हम देख सकते हैं। और चलिए जरा वर्तमान की जो सिचुएशंस हैं, हालात हैं, उसके बारे में जरा समझते हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं। यूके देवनाथ जी रक्षा विशेषज्ञ हैं, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और लगातार जब ये घटना हुई और इसके पहले की भी जो तैयारियां होती हैं हम आपसे जानकारी लेते हैं, समझते हैं और अभी की जो स्थिति है उसको आप लगातार भारत एक्सप्रेस के जरिए हमारे दर्शकों को बता रहे हैं। जरा अभी बताइए, हमने देखा एयर स्ट्राइक, हमने देखा सर्जिकल स्ट्राइक, ये वाटर स्ट्राइक है और इस वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान तिलमिला गया है। तरह तरह के बयान आने लगे हैं, गिदड़ भभकी भी खुद प्रधानमंत्री वहां के जो हैं वो भी अब दे रहे हैं। देखिए, वाटर स्ट्राइक सबसे कारगर हथियार होगा। हम फौज का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को दबाते रहे हैं, फिर से दबा देंगे। लेकिन इस बार जो कारगर तरीका निकाला है वो पाकिस्तान का एक स्थायी इलाज होगा। हमारे देश से 6 नदियां बहकर पाकिस्तान की तरफ जाती हैं, झेलम, चेनाब, इंडस रिवर, और पंजाब से सतलुज, ब्यास, रावी। इन 6 नदियों में हमने बांध बनाए हुए हैं, डाइवर्जनरी कैनाल्स बनाए हुए हैं, डाइक्स लगाए हैं, स्लूज गेट लगाए हैं, रिजर्वायर्स बनाए हैं। अब तक इंडस वाटर ट्रीटी के तहत हम बड़ी ईमानदारी के साथ जो ट्रीटी है उसके हिसाब से पाकिस्तान के लिए पानी छोड़ दिया करते थे ताकि पाकिस्तान में भी थोड़ी बहुत कृषि हो जाए, उनके किसान भाई भी जिंदा रहें और पाकिस्तान के लोगों को खाने पीने के लिए कुछ मिल जाए। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने जो हरकत की है पहलगाम में, उसके बाद ये निर्णय लिया गया है जहां भी संभव होगा हम इन बांधों का इस्तेमाल करेंगे, स्लूज गेट का इस्तेमाल करेंगे, पानी को
डाइवर्जनली कैनाल से हरियाणा, पंजाब और यूपी और राजस्थान की तरफ भेज देंगे, लेकिन पानी की एक भी बूंद को पाकिस्तान नहीं जाने देंगे। इसका पाकिस्तान की जो रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। पाकिस्तान की जो कृषि है वो उनके इकोनॉमी का 60% हिस्सा है। पाकिस्तान की जो आबादी है उनमें कृषक जो हैं गांव में 65% लोग कृषि के आय पर निर्भर करते हैं। अगर इन तरीकों से हमने पाकिस्तान का पानी रोक दिया तो पाकिस्तान में तो अनाज की दुर्लभ कमी हो जाएगी, त्राही त्राही मच जाएगी। इसलिए पाकिस्तान की सरकार आज डरी है और उल उजूल बयान दे रही है कि अगर पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा। अरे भाई मेरे पाकिस्तान के दोस्तों, अगर आप खून बहोगे तो हिंदुस्तान भी क्या चुपचाप बैठा रहेगा? हिंदुस्तान के पास भी सारे तरीके हैं कि हम पानी भी रोक देंगे और आपका खून जो है उसका भी हिसाब दे देंगे। ये पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, सरकार है, अभी तो शाहनवाज क्या बताएं, वहां एक नाम के वास्ते एक डेमोक्रेटिक सरकार है, पीएमएल-एन की सरकार है, लेकिन इनकी बात कोई नहीं सुनता। पाकिस्तान में जो हो रहा है हर रोज, ये जो तनातनी का माहौल पैदा कर रहे हैं, ये सब पाकिस्तान आर्मी द्वारा पाकिस्तान की सरकार को बताए जा रहे हैं। तो मैं सिर्फ पाकिस्तान में हमारे जो भाई हैं, समझ लीजिए, उनसे एक ही दरख्वास्त करूंगा, भाई पहलगाम ने आपने जो किया उसके लिए माफी मांग लें, और पहलगाम में जो 26 हमारे देशवासी शहीद हुए हैं उनके लिए थोड़ा संवेदनाशील हो जाइए। बिल्कुल, और ये पाकिस्तान साफ हो गया कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। जो जो तकनीकी तौर पर जो सिद्ध किया गया है उससे भी ये साफ हो गया है। और लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान गिदड़ भभकी दे रहा है। अब तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर आप पानी रोकते हैं तो फिर इसको हल्के में नहीं लिया जाएगा। क्या करेंगे, क्या हल्के में नहीं लेंगे? पहले तो अपनी धरती, अपने यहाँ के लोगों को, अपने यहाँ जो आतंकवाद है उसको तो खत्म कर लें। दूसरे देश में जाकर भेजकर, सीमा पार भारत में भेजकर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की वो कोशिश करते हैं, लेकिन वो अब सबके सामने आ गया है। पाकिस्तान का वो चेहरा दुनिया के सामने आ गया है और आज कोई भी देश पाकिस्तान के साथ खड़ा होता दिखाई नहीं दे रहा है। पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है, पहले भी था और आज भी, और उससे बड़ी उम्मीद थी कि चाइना तो उसके साथ होगा, लेकिन चाइना ने भी इस घटना की निंदा कर दी और वो भी पाकिस्तान से करीब करीब दूरी बनाकर ही रह रहा है। लेकिन एक जो लोगों की एक उम्मीद है, जिस तरह से उरी की घटना हुई और पुलवामा की घटना हुई, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जरिए भारत ने उस घटना का बदला लिया, उसी तरह से भारत का एक बड़ा वर्ग जो है, भारत के जो नागरिक हैं, वो चाहते हैं कि कुछ इसी तरह की कार्रवाई की जाए सरकार के द्वारा, हमारे आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा। सर, देखिए, भारत सरकार ने हर तरह की तैयारी कर रखी है। हम पहले चाहते हैं कि डिप्लोमेसी के द्वारा इस समस्या का समाधान ढूंढ लिया जाए। अगर पाकिस्तान के ऊपर कमर्शियल या आर्थिक सैंक्शन लगाना है, ट्रेड को बंद करना है, व्यापार को बंद करना है, तो उसकी भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेटिक कम्युनिटी से बात करके हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ाया जाए, वो भी हम कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान की जो भर्त्सना हुई है, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर पाकिस्तान नहीं समझा और इसी तरह से इन कायराना हरकतों को अंजाम देता रहा, तो वो दिन, वो घंटा दूर नहीं है जब पाकिस्तान को हमारी हिंदुस्तान की फौज, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, ऐसा जवाब देंगी कि पाकिस्तान की आने वाली पुश्तें याद रखेंगी। आज इंडियन नेवी ने बयान दे दिया है कि वो हर तरह से किसी भी समय कार्रवाई के लिए तैयार हैं। मैं पाकिस्तान के लोगों को बोलना चाहता हूं कि इसके पहले आपका कराची बंदरगाह बंद हो जाएगा। भारत की तरफ से पूरी तैयारी है। भारत की तरफ से भारतीय सेना, थल सेना, वायुसेना और जल सेना पूरी तरह से तैयार है और इधर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। हर आने जाने वालों पर, खास करके जम्मू कश्मीर की हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं जहां पर जांच की जा रही है। लेकिन अब एक सवाल यह भी है सर कि आर्थिक रूप से उसे चोट देना भी है। अंतर्राष्ट्रीय
स्तर पर अगर हम आईएमएफ की बात करें तो उससे उसकी मदद थोड़ी मिलती रही है। ये भी एक दबाव बनाना होगा भारत को या दुनिया के दूसरे देशों को कि पाकिस्तान को वो मदद देना बंद करें, क्योंकि दूसरी तरफ एफएटीएफ का भी था कि अभी ही तो कुछ समय पहले पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर हुआ है। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत बहुत ही कमजोर है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जहां 580 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, वहां अगर हम देखें तो पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार जो है महज करीबन 30 या 35 बिलियन डॉलर है। यानी पाकिस्तान के पास तो इतनी भी विदेशी मुद्रा नहीं है कि वो अगले 15 दिन तक अपने देश के लिए जरूरी चीज जैसे कि खाने पीने का सामान या दवाइयां उसका आयात कर सके। एक और चीज है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, वो जब से पहलगाम का हमला हुआ है पिछले 3 दिन में पाकिस्तान सरकार के गवर्नमेंट बॉन्ड्स की जो वैल्यू है वो 40% तक लुढ़क गई है। और अब तो पाकिस्तान की और दुविधा बढ़ जाएगी, क्योंकि भारत फिर से एक बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमने मुद्दा उठाया है और उनकी भर्त्सना की गई है। खास बात है कि उसका इफेक्ट पड़ेगा पाकिस्तान की जो एफएटीएफ रेटिंग है। एफएटीएफ की रेटिंग में पाकिस्तान जो ये आतंकवादी कार्रवाई कर रहा है उस पर बार बार मुद्दा आ जाता है और एफएटीएफ किसी तरह से बड़ी मुश्किल से उनको ग्रे लिस्ट से निकालता है। लेकिन इस बार कोई शक नहीं है कि हमारा विदेश मंत्रालय, हमारा वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय काफी ज्यादा एविडेंस देंगे और एफएटीएफ को कन्विंस करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे कि पाकिस्तान जो है वो आतंकी देश है, आतंकवादियों को पनाह देता है, फंड करता है, ट्रेनिंग करता है और पूरी दुनिया में भेजता है। तो पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं वो बढ़ रही हैं। भारत के साथ ट्रेड नहीं कर सकता, अफगानिस्तान के साथ तिजारत नहीं कर सकता, ईरान के साथ उसकी दोस्ती नहीं है, तो किसके साथ वो व्यापार करेगा? अगर वो किसी के साथ व्यापार नहीं कर पा रहा है तो इसका खामियाजा पाकिस्तान के आम आवाम को भुगतना पड़ेगा। एक ही देश है जो थोड़ा बहुत व्यापार कर लेता है, चीन। लेकिन चीन जब पाकिस्तान के साथ व्यापार करता है तो वो पाकिस्तान को एक आने देता है और बदले में 2 आने वसूल कर लेता है। तो जहां तक व्यापार, वाणिज्य और फाइनेंशियल आर्थिक व्यवस्था की बात है, पाकिस्तान बहुत जल्दी कोलैप्स होने वाला है, गिड़गिड़ाने की हालत में आने वाला है। भारत के पास इतनी सैन्य शक्ति है कि पाकिस्तान की सेना पानी मांगने लगेगी। पहले 3 बार भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई है। भारत के पास कितनी सैन्य ताकत है, देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत सरकार एक्शन मोड में है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले कर पाकिस्तान के माथे पर बल ला दिए हैं। सेना ने राफेल और सुखोई को एक्टिव कर दिया है। यानी भारत अब किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं। भारत अब पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने की तैयारी कर चुका है। भारत के पास इतनी सैन्य ताकत है कि पाकिस्तान को चंद घंटों में ही नेस्तनाबूद कर सकता है। आर्मी की बात करें तो भारत के मुकाबले पाकिस्तान काफी पीछे है। भारत के पास 14,55,550 एक्टिव सैनिक हैं, तो वहीं पाकिस्तान के पास सिर्फ 6,54,000 एक्टिव सैनिक हैं। भारत के रिजर्व सैनिकों की संख्या 11,55,000 है, तो पाकिस्तान के पास 5,50,000 रिजर्व सैनिक हैं। पैरामिलिट्री फोर्स को देखें तो भारत के पास जहां 25,27,000 सैनिकों की क्षमता है, तो वहीं पाकिस्तान के पास महज 5 लाख की पैरामिलिट्री फोर्स है। भारत की वायुसेना काफी मजबूत है। राफेल और सुखोई जैसे एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारने की ताकत रखते हैं। भारत
के पास इस तरह के 130 अटैक जेट्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास महज 90। भारत के पास 74 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हैं, तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 27। करीब 900 हेलीकॉप्टर्स के साथ भारत पाकिस्तान के 373 हेलीकॉप्टर्स से काफी आगे है। इतना ही नहीं, अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स भी भारत के पास 80 हैं, जो पाकिस्तान के 57 से काफी ज्यादा हैं। नेवी की बात करें तो भारत के पास जंगी जहाजों के बेड़ों के साथ पेट्रोलिंग वेसल्स की भरमार है। भारत के पास 9 सबमरीन, जबकि पाकिस्तान के पास 8 सबमरीन हैं। भारत के पास समुद्र में निगरानी करने के लिए 135 पेट्रोलियम वेसल्स हैं और पाकिस्तान के पास सिर्फ 69 हैं। भारत के पास 270 ट्रांसपोर्ट जहाज हैं और पाकिस्तान के पास सिर्फ 64। भारत के पास 6 टैंकर जहाज, तो पाकिस्तान के पास 4 टैंकर जहाज हैं। पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं टिक सकता। न थल सेना, न वायुसेना, न ही नौसेना। पाकिस्तान का रक्षा बजट भारत के सामने बौना है। जहां इस साल भारत का रक्षा बजट 6.8 लाख करोड़ यानी करीब 79 अरब डॉलर है, तो वहीं पाकिस्तान का रक्षा बजट 2281 अरब रुपए है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो यह भारत की सामरिक शक्ति और पाकिस्तान इसके सामने कहीं नहीं टिक सकता, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि हम तैयार हैं हर मुकाबले का जवाब देने के लिए। बहरहाल, जरा रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। यूके देवनाथ जी हैं, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो वो स्थिति है, परिस्थिति है, उसके बारे में बड़े बेहतरीन ढंग से वो समझा रहे हैं। हमने चर्चा की सिंधु जल समझौते के बाद के वहाँ के जो परिणाम होंगे, उसकी आर्थिक स्थिति वहाँ के बारे में आपने समझाया, लेकिन अभी हमने जो रिपोर्ट देखी और अपने दर्शकों को दिखाई सर, जिसमें हम अपनी सामरिक शक्ति के बारे में बता रहे हैं कि हम कितने समर्थ हैं, और आज के दौर में तो इस नए भारत में, मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत में तो हम और समर्थ हो गए हैं। पाकिस्तान दूर दूर तक कहीं टिकता दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन लोग अब ये जानना चाह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हमारे पास सुखोई है, हमारे पास मिराज है, हमारे पास राफेल है, इसका कब हम उपयोग करेंगे? देखिए, ये तो देश की जनता को तय करना है, भारत सरकार को तय करना है। जहां तक हमारी फौज की बात है, हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हर रोज इस चीज की ट्रेनिंग करती है कि जब आदेश मिलेगा तो महज 1 घंटे के अंदर कैसे हम दुश्मन पर कूच कर देंगे। लेकिन होता यह है कि दर्शकों को मैं बता दूं कि युद्ध चालू होने के पहले इस तरह की कुछ व्यवस्था की जाती है कि बिना युद्ध के ही हम जीत जाएं। असली कूटनीतिक की पहचान, असली पॉलिटिशियन की पहचान इसी में है कि वो इस तरह से मामले को आगे चलाए दुश्मन के साथ कि पहली गोली फायर करने के पहले ही दुश्मन कमजोर हो जाए, हार मान ले, और दुश्मन बातचीत करके हमारे टर्म्स एंड कंडीशन पर घुटने टेकने की तैयारी कर ले। शायद इस बार भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। भारत सरकार सारी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के साथ मिलकर जो कड़े कार्रवाई ले रही है, इसका असर हम पाकिस्तान पर ऑलरेडी देख रहे हैं। तो इसी तरह का दबाव अगर हम अगले 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक पाकिस्तान पर डालते रहेंगे दबाव को, आप देखिए 2 हफ्ते के बाद पाकिस्तान कम से कम मुआफी शायद मांग ले और कम से कम एक स्टेटमेंट तो जारी कर ही देगा कि पहलगांव में जो कुछ हुआ वो उनकी गलती थी, और पहलगांव में जो 26 भारतीय शहीद हुए पर शायद पाकिस्तान की सरकार कम से कम एक सहानुभूति दिखा देगी। इसी के साथ आप देखेंगे कि पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन आस्ते आस्ते समझ जाएगा कि भारत के साथ वो जो आक्रामक रुख अख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें उनको सफलता नहीं मिलेगी। कहां भारत और कहां पाकिस्तान, किसी भी पैमाने पर पाकिस्तान भारत के सामने नहीं खड़ा होता। भारत की जनता जो है
भारत के फौज के पीछे खड़ी है, भारत की जनता जो है भारत सरकार के साथ खड़ी है। ऐसा पाकिस्तान में नहीं है। पूरा पाकिस्तान टूटा फूटा बिखरा है। पाकिस्तान की फौज के साथ आम आवाम नहीं है। आम आवाम पाकिस्तान की जो है वो उनकी सरकार के साथ भी खड़ी नहीं है, बहुत नाराज है। तो हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें बच्चा बूढ़ा एक एक युवा महिलाएं सब एक साथ हैं, और अगर पाकिस्तान ने कुछ किया तो वो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी, लेकिन एक चीज और है सर कि जो अभी एक पोस्ट आया इंडियन आर्मी की तरफ से और नेवी की तरफ से, और इस बीच हमारे साथ मोहम्मद अली शाह साहब भी जुड़ गए हैं, रिटायर्ड मेजर, रक्षा विशेषज्ञ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ये कि जो उनका पोस्ट आया है, इंडियन नेवी का भी आया है और भारतीय थल सेना का भी आया है, हम सतर्क हैं, हम तैयार हैं, हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। अभी के संदर्भ में अगर यह पोस्ट आया है तो इसका मतलब क्या समझा जाए? जी, ये सवाल क्या मेरे से है? सर आप बताएं जी। जी हाँ सर। जो फौज है, हमारे जवान जेसीओज और अफसरान, उनका मनोबल कितना हाई है, ये हमारी तैयारियों को भी दर्शाता है। अगर आप देखें इस बयान में दो चीजें निहित है कि अगर हम कार्रवाई करेंगे तो वो कार्रवाई ऐसी होगी कि दुश्मन के ऊपर प्रचंड चोट दे सकते हैं। लेकिन क्या हम ऐसे देश हैं जो दुश्मन को मौका दें कि वो भारत में घुसकर हमारे नागरिकों पर हमला करे? नहीं। इसीलिए तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस बार भारत सरकार ने भी मन बना लिया है कि हम अगर जरूरत पड़े तो एक साथ 5 उरी करेंगे, एक साथ 10 बालाकोट करेंगे। हमारी नेवी के जो जवान हैं, सेलर्स हैं, वो तो पिछले 48 घंटे से तैयार हैं कि किस तरह से कराची को घेर लिया जाए, ग्वादर को घेर लिया जाए, पाकिस्तान का जो कमर्शियल शिपिंग लेन्स हैं उनको चोक कर दिया जाए, उनके आयात और निर्यात दोनों पर ही रोक लगा दी जाए। पाकिस्तान के घुटने ऑलरेडी कांप रहे हैं और जिस दिन हमने एक्शन ले लिया, हमारी नेवी जो है तय कर देगी, सुनिश्चित करेगी कि पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था ना सिर्फ चरमरा जाएगी, वो गिर जाएगी। जी। और हमारे साथ मोहम्मद अली शाह साहब भी जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सर स्वागत है आपका। हम लोग चर्चा इसी पर कर रहे हैं। पिछले 22 तारीख को जो ये घटना घटी, उसके बाद से लगातार जो परिस्थितियां आ रही हैं, जो फैसले लिए जा रहे हैं, कूटनीतिक रणनीतिक फैसला लिया गया और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान उससे तिलमिलाया हुआ है और सिंधु जल संधि के रद्द होने के बाद तो अब प्रधानमंत्री वहां के शहबाज शरीफ भी धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो सिंधु नदी के किनारे से लोगों को संबोधित करके धमकी दे रहे हैं कि दरिया खून की नदियां बहा देंगे। इस तरह की गिदड़ भभकी दे रहे हैं वो, यानी कि बौखलाहट उनके अंदर पानी रोकने का दिखाई देने लगा है। जी हाँ, बिल्कुल, आपने बड़ी सही बात करी है। देखिए, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। हमने बिलावल भुट्टो जरदारी को देखा, अभी अपने आप के बारे में क्या कार्टून बना रहा है वो बंदा। इमेच्योर तो है ही है, बस चंद तालियां बटोरने के चक्कर में अपने अवाम को बेवकूफ बना रहा है और वहां की अवाम बेवकूफ भी बन रही है। क्या उनको पता है कि ट्रीटी का मतलब क्या होता है? क्या उनको पता है अग्रीमेंट क्या होता है? क्या एक अग्रीमेंट जो रीच होता है, क्या इनको मालूम है कि जो सिंधु नदी है, 2 वॉर हमारे बीच में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में झेल चुकी है? फिर क्या इनको पता है अगर हिंदुस्तान कट कर दे इसका के पैमाने क्या होंगे, नतीजा क्या होगा? ये बेवकूफ है ये बिलावल भुट्टो जरदारी। उसको और उनकी आवाम और ज्यादा बेवकूफ तभी कहते हैं कि पढ़ो, लिखो, समझो, तब बयान दो। ये भड़क भड़क के बयान दे रहा है और ऐसी धमकी अपने आप को एक्सपोज कर दिया है बिलावल भुट्टो जरदारी ने कि पहली बात तो इग्नोरेंट है, दूसरी बात उसने जो धमकियां दी ना, या तो यहाँ पे सिंधु नदी का पानी बहेगा या तो खून बहेगा। खून किसका बहेगा? वो किसकी बात कर रहा है वो? हमारा ना, सपने में भी कल्पना भी मत करो, तस्वीर भी मत करो। अपने ही लोगों से अगर आपको लगाव नहीं है
अपने लोगों का खून बहाओगे। और देखिए हम कुछ भी इनको हम हजारों रिप्लाई दे सकते हैं, वी रिजर्व द राइट, वो हमारे ऊपर है। ये ट्रीटी कब साइन हुई कुछ उसको इतिहास पता ही नहीं होगा इस बंदे को। सिंधु नदी ट्रीटी क्या है, बिलावल भुट्टो जरदारी को 100% मैं लिख के दे रहा हूं आपको, उसको पता ही नहीं है बंदे को। तो ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। रही बात शहबाज शरीफ की, द लेसर सेड द बेटर। भाई वो सदर है पाकिस्तान के, उनके बारे में क्या बोले। सदर तो कठपुतली का सदर है, दिखाने के लिए फ्रंट। मेन कंट्रोल है जनरल आसिम मुनीर, डी फैक्टो हेड ऑफ पाकिस्तान, जो खुद डर के मारे बंकर में छुप गया। उसको इंडियन आर्मी का एक्स फॉर्मर मेजर एक ओपन चैलेंज दे रहा है, भाई अगर दम है तो आ जाओ बंकर के बाहर, आ जाओ बंकर के बाहर। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर, जिसको मैं ओसामा बिन लादेन खूंखार आतंकवादी से कम नहीं मानता हूं, उसको भी अमेरिका ने भी बयान दिया है। ओसामा बिन लादेन तो गुफाओं से दे रहा था संकेत आदेश, ये तो महलों से दे रहा है। JNK जम्मू कश्मीर के फॉर्मर DGP हैं मिस्टर SP वेद, उनके साथ में मेरा सौभाग्य हुआ है कि टीवी पैनल्स पे आया हूं, उनका इंटरव्यू भी लिया है। जी जी, उन्होंने खुद कहा था कल एक चैनल पे, तुलना जनरल आसिम मुनीर की हिंदुस्तान के फॉर्मर डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जनरल आसिम मुनीर की ऐसी पूरा कॉन्सेप्ट सही क्लियर कर दिया। जनरल के भाई एक यूनिफॉर्म में जो जनरल आसिम मुनीर ने तकरीबन एक हफ्ते पहले जो बयान दिया था ना हिंदू और मुस्लिम को बांटने के लिए, वैसे ही घटना घटी पहलगाम में। ऊपर से ये लोग ना इतने, क्या बताऊं आपको मैं, कलीज हैं कि 99 में जब पाकिस्तान सिपाही सैनिक मारे गए थे ना, इन्होंने उनको पहचानने से इनकार कर दिया। आप सोच सकते हैं ये बात, आपके वतन के लिए कोई फौजी जान दे, आप बोलो नहीं 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 हम नहीं जानते इनको। सिविल ड्रेस में चोरी छुपे चोरों के माफिक हिंदुस्तान में घुस आए थे घुसपैठी इनके, जो पाकिस्तानी सैनिक थे। जब उनको मारा तो उनके अंदर रेगुलर पाकिस्तान रेगुलर आर्मी का आइडेंटिटी कार्ड निकला। जब पाकिस्तान ने लेने से मना कर दिया तो हिंदुस्तान ने उनको बाकायदा इज्जत आबरू के साथ दफनाया उनको। और उन्होंने हमको क्या दिया, उन्हें लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया का शव काट के दिया हमको। मैं कोई बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए, बहुत दुख हो रहा है। ये लोग कभी कोई ट्रीटी का आदर करे ही नहीं है। करते भी नहीं, करते भी नहीं है। अभी तो इन्होंने कहा कि हम शिमला समझौता तोड़ देंगे। अरे शिमला समझौता तुमने माना कब? वो शिमला समझौते पर चले कब वो कि हम तोड़ देंगे? करेक्ट, हाँ करेक्ट सर, करेक्ट। मैं आपको बताऊं एक बात, ये पर्सनल एग्जांपल है। मैंने फौज जब मैं ज्वाइन करी, मैं 2002 में आया था ट्रेनिंग करने के लिए फौज में। 2003 में ना जब मैं सरहद पे था, महज 30 मीटर के फासले पे था, तब सीज फायर नहीं हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। तो यहाँ पे हमारी पोस्ट और यहाँ पे पाकिस्तान की पोस्ट, बीच में फेंसिंग, ठीक है। तो ये लोग धड़ाधड़ फायरिंग करते थे, ठीक है। सीज फायर नहीं हुआ था, समझ गया। एक बार सीज फायर हो गया तो आप आदर करो सीज फायर का। सीज फायर का उल्लंघन मतलब में क्यों करते हो आप? इसके लिए करते हैं ये लोग। अगर जब इनके घुसपैठी जा रहे होते हैं, वो कवर फायर देने के लिए वहां से धड़ाधड़, अब जब सीज फायर हो गया तो तंगी होगी, अरे घुसपैठियों को कैसे घुसाड़ेंगे हम? तो पाकिस्तान की सेना को भी मैं उग्रवादी से कम नहीं मानता हूँ, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ओसामा बिन लादेन से कम नहीं मानता हूँ मैं। और उनको प्रोफेशनल आर्मी नहीं है वो कोई लाला जैसे होते हैं लाला फौज, वो लाला फौज भी नहीं है। मतलब उन्हीं के मुल्क के अंदर उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रही है, पाकिस्तान की मिलिट्री डिक्टेटरशिप करती है। आप बताइए कोई मानेगा उनकी बात? कोई नहीं मानेगा। तो बेसिकली पाकिस्तान की निंदा, इनके ट्विटर हैंडल को एलॉन मस्क ने सस्पेंड क्यों कर दिया, हटा क्यों दिया? ये गवर्नमेंट की ट्विटर हैंडल, फॉर्मली ट्विटर अभी एक्स, क्यों? इसीलिए क्योंकि झूठ बोलता है ना पाकिस्तान, झूठ फैलाता है, प्रोपेगेंडा फैलाता है, आतंकवाद फैलाता है। आईटी में माहिर है, आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल टेररिज्म, उसमें माहिर है। सबको पता है ये बात पाकिस्तान के बारे में। तो इस तरीके से पाकिस्तान के नापाक मंसूबे इरादे हैं,
वो कामयाब नहीं होने देने हैं। बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। इस तरह की कुछ घटनाएं होती हैं और उसके बाद फिर एक्शन, और इस बार तो भारत ने पूरी तैयारी भी कर ली है और कह दिया गया है कि हम उस आतंकिस्तान को भी खत्म करेंगे जहां से ये आतंक पनप रहा है, और उसकी तैयारी भी चल रही है। लेकिन अब एक सवाल जो आपने बात कही मोहम्मद अली शाह साहब ने, अब देवनाथ जी जरा ये देखिए कि मुनीर, ये पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ अब तक रहे हैं सर, 80% ऐसे रहे हैं जो कि अपने रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में रहते नहीं हैं, वो बाहर दूसरे देश में जाकर वो बस जाते हैं। मुनीर भी तो उनकी भी संपत्ति दूसरे देशों में है और वहां पर वो भी चले जाएंगे, वहीं पर रहेंगे अगर बच गए तो। पाकिस्तान में जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रहे, अब देखिए परवेज मुशर्रफ कभी सेना के चीफ थे, राष्ट्रपति थे, देश निकाला हो गया, और क्या हुआ उनका आखिरी समय वो पूरी दुनिया ने देखा। नवाज शरीफ जब वापस आए, ये सरकार बनी, तो कुछ दिनों पहले उनका एक स्टेटमेंट आया तो लगा कि अब कुछ लग रहा है कि इन लोगों की बुद्धि अब थोड़ी ठीक होती जा रही है। करगिल को लेकर उन्होंने अफसोस जताया और कहा कि बड़ी गलती थी, लेकिन अब जो हुआ, उनके भाई प्रधानमंत्री हैं, और अब जो पहलगाम में हुआ उसके बाद से चुप्पी साध लिए, मौन है, पता ही नहीं नवाज शरीफ कहां है। जी हाँ, पाकिस्तान की स्थिति बहुत हास्यास्पद है। पहले तो वहां जो भी टॉप पॉलिटिशियंस होते हैं, अगर वो गलती से प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो या तो उनके कार्यकाल के दौरान या उसके बाद उनके ऊपर अलग अलग आरोप लगाकर उनको जेल भेज दिया जाता है। वहां जो आर्मी चीफ बनते हैं वो हमेशा बहुत कोशिश करते हैं कि पॉलिटिकल लीडरान के ऊपर दबाव बनाए रखें। आजादी के बाद से ही हम देख रहे हैं पिछले 70 साल में 35 साल तो आर्मी का ही वहां दबदबा रहा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आज भी आसिम मुनीर जो हैं, कहने को तो वो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, लेकिन असल में पाकिस्तान के असली प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ नहीं है, आसिम मुनीर। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर्स को तो वो कुछ समझते ही नहीं है। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहां जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो टोटली कोलैप्स हो चुकी हैं। उनका इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आर्मी के निर्देश पर काम करता है। उनके यहाँ बैंकिंग सर्विसेज पाकिस्तान आर्मी से क्यों लेता है? सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय है वो अपनी विदेश नीति पाकिस्तान की आर्मी चीफ या आईएसआई चीफ से बात करने के बाद तय करता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है वो एक शैम डेमोक्रेसी है। वहां नाम का एक प्रेसिडेंट होता है। हाँ, पाकिस्तान में प्रेसिडेंट नाम की जो वस्तु है वो अगर एक्स आर्मी है तो वो पूरे पाकिस्तान को जकड़ लेता है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आप देखिए ना, पाकिस्तान की आईएसआई के चीफ ये हमेशा बनाते हैं एक आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल को, और फिर वो जोड़ तोड़ करके हमेशा शायद आर्मी चीफ बनने की सपने देखता है। दुनिया के किसी मैच्योर डेमोक्रेसी में आपको ऐसा नहीं मिलेगा व्यवस्था। आप अमेरिका चले जाइए, CIA है, FBI है। आप इंग्लैंड में चले जाइए, MI5 MI6 है। आप वहां पर रशिया में चले जाइए, KGB है। ये सब संस्थाओं में जो टॉप मोस्ट लीडर होते हैं वो रिटायर्ड गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी होते हैं, रिटायर्ड पब्लिक सर्वेंट ऑफिसर्स होते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही है कि एक फौजी आईएसआई का चीफ बनता है। आप भारत में ही देख लीजिए, हमारी डेमोक्रेसी है और हमने हमारे जो टॉप मोस्ट इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो हो या रॉ हो, उसको हमेशा हमने सिविलियन कंट्रोल में रखा हुआ है। तो पाकिस्तान की हालत बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, पाकिस्तान की हालत बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस दुर्भाग्य को पाकिस्तान झेल भी रहा है। लेकिन बावजूद इसके, इन सब के होते हुए भी वहां के रक्षा मंत्री मोहम्मद अली शाह साहब, वहां के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम तो 30 साल से ये कर रहे हैं। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हम तो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, आतंकियों को हम भेज रहे हैं, रक्षा मंत्री कह रहे हैं, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पहलगाम के साथ हमें न जोड़ा जाए। ये लोग ना एक पेज पे नहीं है, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं। ट्विटर अकाउंट, एक्स अकाउंट, फॉर्मली ट्विटर सस्पेंड किया गया है। ये लोग एक नंबर के झूठे हैं,
मकार है, लेकिन इनकी का झूठ जो है दुनिया जान चुकी है, एक्सपोज हो चुके हैं बिल्कुल ये। तो जो जिस तरीके से ये चाले चलते हैं, ये कोशिश कर रहे हैं, सब पता है। अच्छा, क्या इनको पता नहीं होगा कि ये ऐसी घृणीय हरकत करेंगे हिंदुस्तान के साथ? हिंदुस्तान इनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक नहीं कर देगा जी, पक्का पता होगा, तैयारी पूरी होगी इनकी। मगर अगर ये सोचते हैं कि ये सोच रहे हैं हिंदुस्तान इनसे 10 कदम आगे बढ़कर सोचता है, इन्होंने अपने सपनों में सोचा नहीं होगा कि इनकी इंडस वैली ट्रीटी को हम खारिज कर देंगे। इनको पता नहीं होगा, दिखा नहीं होगा इन्होंने कि इनकी डिप्लोमेसी को भी हम खारिज कर देंगे। इन्होंने देखा नहीं होगा, तो हमने 5 प्रतिबंध लगाए इनको मीटिंग के बाद 2 दिन पहले, तस्वीर भी नहीं किया होगा। अब क्या है, अब आती है बात मिलिट्री एक्शन की। अब मिलिट्री एक्शन हम तब करेंगे अपने तरीके से, अपने टाइम पे, अपने तौर पे हम करेंगे जो हमें उचित लगे। ये लोग छटपाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे रेड अलर्ट, बिल्कुल हाई अलर्ट करके बैठे हुए हैं बिल्कुल कि कब पता नहीं हिंदुस्तान की सेना है, कब इन पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दे। कई बार हमने वो ट्रांस बॉर्डर रेड करा दी थी, वो सर्जिकल स्ट्राइक मेरे टाइम पे, तो कब इन पे ट्रांस बॉर्डर रेड हो जाए इनके ऊपर कुछ पता नहीं इनको। जी जी, रेड कब इनको कुछ पता ही नहीं इनको। तो ये घबराए हुए हैं, और जब कहते हैं ना गिदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है। आप देखिए बिलावल भुट्टो तैयारी को, ये बैठे पहुंच गए वहां पे सिंधु नदी के पास है, वहां पे लोगों को भड़का रहा है। उसकी स्पीच का टोन सुना आपने जी? ये गरज रहा है बेसिकली, ये बस तालियां बटोर रहा है, ये बेवकूफ बना रहा है वहां के आवाम को, और वहां के को ताजुब है। और वहां की जनता सब समझने लगी है, अब सब समझने लगी है कि अब ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं और हमें बेवकूफ नहीं बनना है। और वो तो एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि देखो 1947 में भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बने। भारत आज कहां है? भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है और 3री अर्थव्यवस्था में पहुंचने का लक्ष्य है, और लक्ष्य लेकर 2047 तक भारत चल रहा है कि हम एक डेवलप कंट्री के तौर पर अपने आप को स्थापित कर देंगे। और आज पाकिस्तान कहां है? पाकिस्तान दाने दाने के लिए मोहताज है, कटोरा लेकर घूम रहा है, और दुनिया के लोग उसे मदद नहीं कर रहे हैं, अलग थलग छोड़ दिए हैं। तो पाकिस्तान की जो आवाम है वो भी अब समझ रही है, और इसी की वजह से वो बिलबिलाए हुए हैं। और बिलावल जाकर सिंधु नदी के किनारे लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें, लेकिन उसका कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा है। वो गिदड़ भभकी है, वो डरे हुए हैं, और भारत ने अब एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए यूके देवनाथ जी, आपका भी, और शुक्रिया मोहम्मद अली शाह साहब, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा के लिए।